हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वेक्टर्स। वेक्टर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये लेक्चर नहीं समझा तो इसको बार बार देखो, फिर भी नहीं कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है मुझे पूछो, मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा वो पॉइंट। ओके, बिकॉज ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, देखो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। हमारा जो फैन होता है, घर में फैन देखा है, फैन जो है ये बहुत सारे कंपोनेंट से बना है। कंपोनेंट से, जैसे कि ब्लेड्स, फैन के ब्लेड्स, फैन की रोटर, जो बीच में जो मोटर होती है, रोटर जो गोल घूमता है बीच में का, है ना वो, फिर एक रॉड। तो ये जो रॉड, रोटर, ब्लेड्स, ये क्या हो गए? क्या हो गए? ये कंपोनेंट्स। अब अगर अपन इनको जोड़ेंगे, सॉरी इनको ऐड करेंगे, जोड़ने के बजाय ये वर्ड यूज करेंगे। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, ब्लेड्स, रोटर और वो रॉड, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फैन, है ना। यानी फैन ये तीनों कंपोनेंट से बना है। क्लियर विद दिस? समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? बस यही कॉन्सेप्ट है हमारे वेक्टर्स में। हर वेक्टर्स बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर से बनता है। ओके, हर एक वेक्टर बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर्स से बनता है और इन सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, जैसे हम लोगों ने फैन को तोड़ के उसके कंपोनेंट्स अलग अलग किए थे, वैसे ही अगर तुम वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करते हो, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो फैन को टुकड़ों में तोड़ना है, एक्चुअली फैन को टुकड़ों में तोड़ना है, फैन को उसके कंपोनेंट्स अलग करना, यानी हो गया ये रिजोल्यूशन ऑफ फैन, है ना। इमेजिन करो ऐसा, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फैन। क्या बन गई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन? द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब एक फैन को तुम बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, मतलब स्प्लिट कर सकते हो, है ना। उसके स्क्रू को भी कंपोनेंट पकड़ सकते हो, यानी ब्लेड जो जिससे जुड़े हैं वो स्क्रूज भी अलग कंपोनेंट्स होके, है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स। वैसे ही अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स इन इनफाइनाइट वेज। तरीके बहुत सारे हैं, देयर आर वेरियस वेज। हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, देयर आर इनफाइनाइट वेज इन विच वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर या रिजोल्यूट द वेक्टर, है ना। किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे नहीं, इनफाइनाइट तरीके। और एक तरीके से तुम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कोई भी वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतने कंपोनेंट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन बेसिक चीज अभी तक क्या समझना था कि ये डेफिनेशन। ओके, अब पार्ट असली वाला चालू होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में, उसको सिर्फ 2 डायमेंशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के लेना। ठीक है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है जिसने थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स वाई एक्सिस, यानी 2 डायमेंशन हो गए, है ना, 2 डायमेंशन हो गए। एक वेक्टर दिया हुआ है 2 डायमेंशंस में, ओरिजिन पे ये, है ना। अब मैं क्या करूंगा? ए से परपेंडिकुलर डालूंगा, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस पे डाला, और यहां पे एक वेक्टर बनाया मैंने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इस वेक्टर का नाम दूंगा मैं वेक्टर ए एक्स। ए उसके नीचे छोटा सा एक्स, हां छोटा सा एक्स, ए एक्स ऐसा नहीं लिखना, है ना, ये गलत है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? ए से परपेंडिकुलर डाला। ओके, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन भी कहते हैं मैथ्स में। वैसे ही सेम चीज हम लोगों ने ए से एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, और वहां पे एक वेक्टर बनाया। ठीक है, और इस वेक्टर को नाम दिया वेक्टर ए वाई। ठीक है, तो जो वेक्टर ए एक्स है, पहले इसको नाम दे देंगे वेक्टर ए एक्स। वेक्टर ए एक्स इज नथिंग बट कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। लिख लो ये चीज, व्हाट इज वेक्टर ए एक्स? वेक्टर ए एक्स इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट वेक्टर किसका है? वेक्टर ए का अलोंग एक्स एक्सिस।
व्हाट इज ए वाई? component vector of vector A along y axis. समझ में? ओके तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इस वेक्टर ax का डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है और लेट अस से ये जो मैग्नीट्यूड है इसका ये ax है. कितना है मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ कितनी है ax. देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट वेक्टर ax इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप. ये समझा क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है. वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. याद है अपन ने ऐसा पढ़ा है. कोई भी वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे? यूनिट वेक्टर है ना. इसका मैग्नीट्यूड कितना? ए एक्स और डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप. सिमिलर वे में ऑल्सो वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे कैप. ए वाई जे कैप क्यों लिखा? क्योंकि उस वेक्टर का डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, मतलब जे कैप. वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप. ओके और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो वेक्टर्स, ये जो येलो वाले दो वेक्टर्स दिख रहे हैं यहां पे, इनका अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे है ना, किन दोनों वेक्टर्स का? ये येलो वाला वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई, इनका पैरेललोग्राम लॉ लगाया तो तुमको वेक्टर ए मिल रहा है. यानी वेक्टर ए हम लोग लिख सकते क्या? वेक्टर ए इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एक्स एंड वेक्टर ए वाई. और अभी हम लोगों ने पिछले दो लेक्चर से पढ़ा है अगर वेक्टर ए रिजल्टेंट है वेक्टर ए एक्स का तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई. देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए एक्स? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा नोट डाउन करके रख लो. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ये फर्स्ट पार्ट था. इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे ना सब समझ के लो, अच्छे से समझ के लो, पूरे नोट डाउन करो. ओके अभी देखो हम लोगों ने वेक्टर ए लिख लिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. ओके नाउ ए एक्स कैसा कैलकुलेट करना? अब व्हाट इज ए मैं लिख लूंगा यहां पे. व्हाट इज अलग कलर से लिखते, अभी कलर चेंज, व्हाइट लेते है ना. व्हाट इज ए? ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. एक्स लिखा है हम लोगों ने. व्हाट इज ए एक्स? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स. व्हाट इज ए वाई? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वाई. ठीक है, अब ये ट्राइंगल देखो, इसका एक ट्राइंगल बना रहा हूं. ये ट्राइंगल या एंगल थीटा है. ठीक है, अब अगर ये एक्स है तो ये एक्स लिखा मैंने यहां पे, ये ए वाई है, सॉरी ये ए है तो ए लिखा. अब अगेन ये एक रेक्टेंगल बना तो अगर ये ए वाई है तो ये भी ए वाई रहेगा. अगर इतना लेंथ ए वाई है तो इतना लेंथ भी ए वाई रहेगा, मतलब ये कितना हो गया? ए वाई. ध्यान में आया सबको? ये ए एक्स, ये ए वाई. ओके सो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर लगाया हम लोगों ने, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए एक्स अपॉन ए, विच इंप्लाइज, इससे क्या समझ में आया? ए अगर इधर चला गया तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. ठीक है, सेम वे में अगर यहां पे साइन थीटा लगाया हम लोगों ने, ओके साइन थीटा आएगा ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई कितना हो गया? फिर यहां पे ए इधर चला गया तो हो गया ए साइन थीटा. ठीक है, समझ में आया? अब एक्चुअली मैं यानी यहां पे लिख सकता हूं ए एक्स के जगह क्या लिखना चाहिए मैंने? ए कॉस थीटा, और ए वाई के जगह क्या लिखना चाहिए मैंने?
ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये सारी चीजें लिख ली। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं सब कंफ्यूजन अवॉइड कर देता हूं। ये पे देखो, डायग्राम पूरा वापस से बनाएंगे। ये था ए, ये था एक्स एक्सिस, सॉरी ये था वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स कंपोनेंट। ओके, थीटा ये था, और ये था वाई कंपोनेंट। इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट और इसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट। अभी देखो, जो थीटा को लक्के वाला कंपोनेंट होता है, ओके, थीटा को लग के वाला कंपोनेंट, यानी ये हो गया ए कॉस थीटा। वेरी सिंपल। ए इसका मैग्नीट्यूड है, ए मैग्नीट्यूड है। थीटा को लक्के वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा। ओके, थीटा को नहीं लक्के वाला कंपोनेंट थीटा को नहीं लक्के वाला यानी ये वाला, ये जो कंपोनेंट है ये नहीं लक्के वाला है। ये क्या था हमारा, ए साइन थीटा। ये वाला चीज है ना, इसको एज अ स्लैंग बोलते हैं ना उसको, अपनी भाषा में याद रख लो। थीटा को लग के कॉस कंपोनेंट, हमेशा कॉस आएगा, हमेशा कॉस। थीटा को लग के कॉस। ओके, ये चीज क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, तुमको समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा। थीटा को लग के कॉस, और जो नहीं लग के है वो साइन। अगर ये कॉस है तो दूसरा साइन रहेगा। ठीक है, क्लियर विद दिस। अब देखो इसको कैसे यूज करना है। अभी क्या हो सकता है, सिचुएशन ऐसा दे सकते हैं तुमको, ये थीटा है ना, ये ए है, तो ये हो गया थीटा को लग के। ये कंपोनेंट क्या हो गया, थीटा को लग के। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये थीटा को नहीं लग के, है ना। ये वाला थीटा को नहीं लग के, ये वाला थीटा को लग के। जो थीटा को लग के है वो है ए कॉस थीटा, और जो नहीं है वो हो गया ए साइन थीटा। पिछले बार ये ए कॉस थीटा था, अब ये ए साइन थीटा बन गया। क्योंकि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा डिपेंड करेगा थीटा किसके साथ में है। ओके, ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा किस पे डिपेंड करेगा, थीटा किसके साथ में लगा हुआ है। अगर थीटा वाई एक्सिस के साथ में लगा है तो वो लक्के वाला कंपोनेंट हो गया, अगर एक्स एक्सिस के साथ में लगा है तो वो लक्के वाला कंपोनेंट हो गया। तो जो कंपोनेंट थीटा को लगा हुआ रहेगा, ऐसा याद रख लो ना, मतलब ऐसा कोई बुक में दिया नहीं है, ये सिर्फ मैंने तुमको समझा रहा हूं कि जो ऐसा कई बुक में दिया नहीं है, लेकिन अपने को याद रखने के लिए, है ना। जो थीटा को लग के रहेगा वो कॉस कंपोनेंट, जो नहीं लग के रहेगा वो साइन कंपोनेंट। ठीक है, इसके आगे कुछ एग्जांपल्स लूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहां पे एक और चीज मुझे पढ़ाना था। ठीक है, अब ये एंगल अगर निकालना है, हमारे पास में कंपोनेंट्स है ए एक्स ए वाई, तुमको दिया हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल ए एक्स ए वाई दिया हुआ है। ओके, और ये एंगल निकालना है, एंगल। ओके, तो ये हो गया, ये ट्राइंगल में देखो ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, तुम्हारे पास में ए एक्स का वैल्यू है और ए वाई का वैल्यू है। टैन थीटा अगर निकालोगे यहां से, अब अगला फॉर्मूला तुमको यही लिखना है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ए वाई अपॉन ए एक्स। टैन उधर चला गया तो बन गया टैन इनवर्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाया, लेकिन जब थीटा किसके साथ में लग के था, एक्स एक्सिस के साथ में। ओके, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, थीटा इज एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। ओके, नाउ इफ सपोज एंगल इज मेड विथ वाई एक्सिस, अगर एंगल वाई एक्सिस के साथ में बना है तो उस केस में कुछ नहीं, उल्टा कर दो। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए एक्स अपॉन ए वाई।
नोट डाउन करके रखो, दोनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ में बनाए तो tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, थीटा अगर वाई एक्सिस के साथ में बनाए तो एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन ए वाई। क्लियर विद दिस? कोई डाउट? ओके तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास में है तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, इसके 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और समझ के लेंगे। अब देखो ये वेक्टर दिया है अब ये हो गया हमारे लिए ए, इसके x और y कंपोनेंट निकालना है अपने को, x कंपोनेंट दोनों में और y कंपोनेंट। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट x एंड y कंपोनेंट। ठीक है, अभी देखो पहले सबसे पहला क्या करना, ध्यान देना थीटा किसके साथ में है। अभी थीटा किसके साथ में है? x एक्सिस के साथ में। तो जो थीटा को लग के होता है वो हमेशा cos होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? tan cos 45 डिग्री। समझे? डायग्राम में ही बना लो और यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये कंपोनेंट tan sin 45 डिग्री। समझे? तो x कंपोनेंट के सामने लिखूंगा मैं tan cos 45 डिग्री, मतलब 10 इंटू 1/√2, 10/√2। तुम इसको रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइजेशन समझता है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ठीक है, y कंपोनेंट देखो, y कंपोनेंट क्या है? 10 sin 45 डिग्री, 10 इंटू sin 45 कितना है? 1/√2, तो इट बिकम्स 10/√2। क्लियर है सबको? वेरी सिंपल। ओके, यहां पे देखो ये 10 है, अब थीटा दिया 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री x के साथ में। ओके, तो ये कंपोनेंट हो गया x कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हो गया y कंपोनेंट। तो यहां पे लिखूंगा x कंपोनेंट इज इक्वल टू x कंपोनेंट थीटा को लग के है ना, ये कंपोनेंट थीटा को लग के, तो क्या रहेगा ये 10 cos 30, क्योंकि लग के हमेशा cos होता है। फिर ये क्या रहेगा? -10 sin 30। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि निगेटिव x डायरेक्शन है, तो माइनस पहले लिख लो, है ना। तो x कंपोनेंट कितना हो गया यहां पे? 10 cos 30, y कंपोनेंट -10 sin 30। लेकिन वेक्टर लिखते वक्त प्लस करना है तो इसको प्लस ही रहने दो, अभी प्लस रहने दो, बाद में अपन जब वेक्टर लिखेंगे तब माइनस लगा देंगे। अभी सिर्फ वैल्यू निकालना है, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए अपने को, वेक्टर नहीं निकालना है। वेक्टर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 10 cos 30 कितना है? √3/2, 2 5 सा, तो ये आंसर हो गया 5√3। ठीक है, 10 sin 30 to 1/2, तो ये हो गया 5। तो ये हो गए कंपोनेंट्स इसके। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स के लिए कंपोनेंट निकालना है तो ये ले लो, फॉर्मूलेज एग्जांपल सॉल्व करने के लिए फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, पहले एक्स वाई एक्सिस बना लिया, अब अलग अलग कलर से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। 30 डिग्री वाई एक्सिस के साथ में बनाए। ओके, यहां पे वैल्यू नहीं लिखा है ना, यहाँ पे वैल्यू लिख दो 10, 10 ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे वैल्यू लिख दो 15। तो ये 3 एग्जांपल्स के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स जो है हम लोग कल के लेक्चर में लेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये सारे ये जो जितना मैंने पढ़ाया ये इतना प्रैक्टिस कर लो, और वो फॉर्मूलेज याद रखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में जो फॉर्मूलेज है, और कॉम्पोनेंट कौन सा क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, अच्छे खासे बहुत इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट।